आवश्यकता है उतना ही वायु सीमा की सुरक्षा की आवश्यकता है और उतना ही जल सीमा के क्षेत्र की सुरक्षा की आवश्यकता है। कारण इसके पीछे है कि भारत जो है वह महासागर से भी जुड़ा है, खाड़ी से भी जुड़ा है और सागर से भी जुड़ा है। भारत का एक अद्भुत जो है प्राकृतिक स्वरूप है जिसको देखे होंगे कि कई विद्वानों ने अपने अपने कविताओं में इस भूमि को महिमा मंडित किया है। तो देखेंगे आप, आपके सामने ये भारत का एक छोटा सा नक्शा है। यहाँ से इंडिया पड़ता है, ठीक है, उसके ऊपर जो है बांग्लादेश है और ये इंडिया जो है आपका यहाँ तक है। और फिर देखिए यहाँ से ये जल क्षेत्र शुरू होता है और पूरा का पूरा गुजरात, महाराष्ट्र और ये कर्नाटक, केरल होते हुए और फिर आपके तमिलनाडु तक आकर मिल जाता है। ये जल क्षेत्र है, ठीक है। इसके ऊपर जो वो खींच गया है वो जल क्षेत्र नहीं है। ये वाला एरिया जो है इसमें नहीं आता, यहाँ तक ये बांग्लादेश एरिया हो जाएगा। अब रहा कि देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और मान लीजिए काला इंक ले लेते हैं, थोड़ा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा एरिया। यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी भारत की भूमि यहीं तक नहीं है, यहाँ तक है। अब आप सोचो कि यहाँ से अगर इतना दूर तक हमारी भूमि है तो इस बीच का जगह भी किसका है? हमारा है। ये पानी भी मेरा है, यानी बंगाल की खाड़ी भी मेरी है। तो इस तरीके से यहाँ देखेंगे आप, ये कोची क्षेत्र है। ठीक इसी ढंग से यहाँ पर देखेंगे लक्षद्वीप का क्षेत्र पड़ता है, पूरा का पूरा एरिया आपको। अब इन क्षेत्रों में यदि हम देखें कि इसकी भी डिफेंस करनी है, दूसरी चीजें हैं कि कहीं कोई बाहरी हमारे क्षेत्र में आक्रमण न कर दे। तो ये पाकिस्तान है, इधर देखिए आप पड़ोस में बांग्लादेश है, यहाँ पर म्यांमार है। अब हाँ ये बांग्लादेश है, ठीक है, और यहाँ पर म्यांमार भी है, ठीक है। तो म्यांमार है। अब चीन जो है यहाँ पर अपनी पकड़ बना रहा है। पूरे इस क्षेत्र में चीन की सेना पड़ी हुई है, म्यांमार से संधि करके डाला है। इधर नीचे श्रीलंका है, श्रीलंका से भी एक समझौता कर लिया है, वहां भी जो है उसकी सेना चीन की पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में चीन एक बहुत बड़ा साम्राज्यवादी देश है। वह चाहता है जितना ज्यादा हम अपने क्षेत्र का विस्तार करें। खुद हम लोग जब बीकेजीएस पढ़ते थे तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन का स्थान चौथा था। फर्स्ट था आपको रशिया, सेकंड था कनाडा, थर्ड था अमेरिका और चौथा था चीन। लेकिन ये किया क्या कि कई क्षेत्र को अपने में मिला लिया, बहुत सारे द्वीप को मिला लिया, हांगकांग को मिला लिया। तो ताइवान पर दावा कर रहा है कि ताइवान भी मेरा है। जापान के द्वीप पर भी कहीं पर कब्जा ये कर चुका है, एकदम विस्तार कर रहा है। इधर तिब्बत को मिला लिया। आपके जस्ट हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ एक देश था तिब्बत, उस तिब्बत पर कब्जा कर लिया। देखिए होंगे थोड़े दिन पहले भूटान में भी जो उसकी सेनाएं थी, जो भारतीय सेना रोकी। इधर भारत के क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में भी जो है आपका चीन यहाँ घुस चुका है पूरा दूर। ये जम्मू कश्मीर में भी देखे होंगे कि जो लेह लद्दाख क्षेत्र है उसमें भी घुस चुका है। यानी बहुत बड़ा विस्तारवादी देश है। वो चाहता है कि दूसरे की जमीन हड़प ले, जमीन हड़प ले तो संसाधन होगा, वहां के पब्लिक मेरी गुलाम होगी। तो इस तरीके से जैसे तिब्बत को कब्जा में कर लिया, तो तिब्बत के लोग वहां के आम नागरिक नहीं है, बंधुआ नागरिक है, गुलाम नागरिक है। उनको खड़वाया जाता है, उनको स्वतंत्रता नहीं है, उनको कुछ बोलने का अधिकार भी नहीं है, एकदम पूरी तरह प्रतिबंधित उनकी जीवन है। तो इस टाइप की जिंदगी वो जीते हैं। अब वैसे ही तो हमारे देश में भी विस्तार करने की प्रयास किया था। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया बिना कुछ कहे, जबकि हम पंचशील के समझौता उसके साथ किए थे। ठीक इसी ढंग से कोलंबो प्लान पर भी हस्ताक्षर हुआ था। हमने तिब्बत को जब मिलाया था तो उसका भी विरोध नहीं किया था। इसके बावजूद भी चीन जो है माना नहीं और हमें वो नुकसान पहुंचाते रहा एकदम से। अब इस कंडीशन में जब हमें वो नुकसान पहुंचाने लगे तो हमें तो डिफेंस देना होगा ना। इस उद्देश्य से हम लोग क्या किए यहाँ पर कि अपने देश के सीमा की सुरक्षा और संरक्षा के लिए अपने एक जन सेना का भी गठन किया। हालांकि अंग्रेजों ने भी
इस जल सेना का गठन किया था और इस जल सेना के माध्यम से देश को सुरक्षित किया था। हालांकि वो कहें कि सबसे मजबूत जल सेना अगर किसी विश्व में किसी के पास थी तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। एक जल ही था और जल सेना उनकी थी, जिसका भारत के कितना हो वीर बांकुरे लाख अंग्रेजों को पराजित करते रह गए, लेकिन पूरी तरह कब्जा नहीं कर सके, क्योंकि हैदर अली भी कहा करता था और सिराजदौला भी कहा कर सकता था, इस जमीन से हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं लेकिन हम समंदर नहीं सुखा सकते, और जब तक समंदर सूखेंगे नहीं अंग्रेज पराजित नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास जल सेना इतनी मजबूत थी नहीं और इतनी हड़बड़ी में तैयार करना भी संभव नहीं था। राष्ट्रवाद नहीं था, राजा छोटे छोटे थे, नवाब थे और ये पूरी तरह मजबूत एक देश के रूप में नहीं था। तो कहने का अर्थ है कि ये जो लंका है इसमें भी आप देख रहे हैं चीन के हस्तक्षेप बढ़ रहे हैं, ये बांग्लादेश देख रहे हैं इसमें भी बढ़ रहा है, ये आपका म्यांमार है बढ़ रहा है, ये पूरे पाकिस्तान में लगभग उसका हस्तक्षेप बढ़ा है और मेरे क्षेत्र में भी कुछ न कुछ ये कब्जा कर चुका है। ये एरिया जो है चीन के अंदर है, ये एरिया चीन के अंदर है। थोड़ा सा तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ एरिया भी ये भी उसके बॉर्डर से सटा इतना विस्तार। आज अगर पूछे आपसे कि चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर का देश है तो उत्तर क्या होगा? तीसरा होगा। ये चौथे पर अमेरिका चला गया, इतना अपने क्षेत्र का विस्तार किया। ऐसी स्थिति में हमें भी जल सीमा के अपने सुरक्षा के लिए, देश के सुरक्षा के लिए जल सेना की आवश्यकता है। देखे होंगे ये मुंबई है और मुंबई में ताज होटल था, पाकिस्तान से होकर लोग हिंद महासागर होकर ताज होटल में प्रवेश कर गया, रात्रि का लाभ उठाया। लोकेशन देने वाले हमारे देश में ही गद्दार लोग बहुत हैं। इन गद्दारों के कारण ही तो प्राचीन काल में भी देखिए सिकंदर भी आया था, दरबाहु प्रथम भी भारत में आया था, इधर से शक आ गए, कुषाण आ गए, पहल्लव आ गए, पार्थियन आ गए, हुन आ गए, तुर्क आ गए, मुगल आ गए, भारत पे चले गए और आज भी आतंकवादी आते हैं। तो प्रतापी कोई राजा होता है जो देश के लिए, सीमा की रक्षा के लिए काम करता है और हो भी रहा है, लेकिन अंदर ही गद्दार है जो अपने लालच में लोगों को प्रश्रय दे देते हैं। तो देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने के प्रयास नहीं करते हैं, वह देश के लोगों के ही खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। जब कुछ भी अगर मान लीजिए भारत के समस्त लोग सनातनी भी एक हो जाए तो मजा है क्या किसी को ये भारत में प्रवेश कर जाए? अगर सनातन मूर्ति पूजकों को जोड़ दिया जाए, यानी कि हिंदुओं को जोड़ दिया जाए, बौद्धों को जोड़ दिया जाए, सिखों को जोड़ दिया जाए, जैनियों को जोड़ दिया जाए, तो विश्व का सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म होगा, सबसे बड़ा धर्म होगा। लेकिन इनको बांट दिया क्या गया है कि ये आजीवक है, तो ये आपके भौतिकवादी है, तो ये कबीरपंथी है, तो ये ओशो के हैं, तो ये रजनीश के हैं, तो ये बौद्ध है, तो ये जैन है, तो ये हिंदू है। ऐसे करके सब सनातनियों को तोड़ दिया गया है और विश्व के हिम्मत के लिए कहा जाता है कि फर्स्ट पर ईसाई है, दूसरे पर मुसलमान है, जबकि हकीकत है कि सभी सनातनी को एक साथ विश्व में जोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा सनातनी, और जब सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा हम लोग शांति, हमको कौन कब्जा कर सकता है? लेकिन यहाँ तो बाप बेटा में लड़ाने की कोशिश हो रही है और लड़ा कर देख रहे, राज करने वाला कर रहा है कुछ विचार का, और हम भी लड़ रहे हैं, ऐसे अयोग्य को प्रश्रय दे रहे हैं। तो उन्हीं के कारण हमारा देश खंडित हो गया। अब इस सीमा की सुरक्षा के लिए हमारे नौजवान प्रयास करते हैं। तो देखिए हमारी जो ये सीमा है, इसमें अगर देखना चाहेंगे आप तो आश्चर्य करेंगे कि ये जो मूल भाग हमारा है, मैं जानकर ऐसे बना रहा हूँ कि आपको दिखाई पड़े थोड़ा सा, ये है पूरा का पूरा 100 किलोमीटर, ये है 6100 किलोमीटर। ये आपके मुख्य भूमि के, तो हमारा मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि उसका तट है 71 किलोमीटर। और जो ये द्वीपीय क्षेत्र है हम लोगों के, ये वाला पार्ट जो अंडमान निकोबार का पार्ट हुआ या आपके लक्षद्वीप का पार्ट हुआ, ये हुआ आपका यहाँ पर जो है गोवा हुआ, इन सबको अगर हम जोड़ लें तो ये होता है, यानी कि द्वीपीय, ये मुख्य भूमि नहीं, इसको हम लिखते हैं द्वीपीय तट, बराबर हो जाता है 1416.6 किलोमीटर।
अगर दोनों को जोड़ देंगे तो सीमा हो जाती है 75 से 16.6 किलोमीटर। अब अगर इस सीमा की हम निगरानी के लिए जल सेना का गठन न करें तो कोई भी स्टीमर से आ सकता है, जल सेना किसी की आ सकती है, हमारे देश की जो है सुरक्षा को नुकसान हो सकता है। और वो किस लिए आएगी? हम लोगों के दोहन करने के लिए कई बार विदेशी सत्ता आती है। आपने कभी सुना है कि भारत के लोग, सनातनी लोग अपना पूरा पैसा बिटोर कर और अमेरिका को दिए हो धर्म के उत्थान के लिए? नहीं मिलेगा। कभी भारत के लोग जापान को पैसा दिए हो धर्म के उत्थान के लिए? नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, भारत के मुसलमान लोग अपना पैसा ले जाके मक्का में लगाता है, मदीना में लगाता है, कुछ न कुछ इनका दिमाग उधर रहता है, क्योंकि दूसरे देश का धर्म है, ये हमारे देश का धर्म नहीं है। अब स्वीकार कर लिया गया संविधान के अनुसार, लेकिन मानसिक रूप से इनकी लगाव मक्का मदीना के प्रति है और रहेगी भी। तो मेरे कहने से न खत्म होगी, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वही का विचार है तो वहां उसके प्रति लगाव होगा ही। तो निश्चित रूप से यहाँ से संसाधन वहां जाएंगे, वो लोग रिच होंगे, अमीर होंगे, मजबूत होंगे। अगर मक्का मदीना धार्मिक स्थल नहीं होता तो क्या लगता है कि इतना अमीर होता? क्या अरबियन कंट्री इतने अमीर नहीं होते, लेकिन बहुत से लोग वहां जाना चाहता है। अब जाना चाहते हैं तो एक आदमी पर 1.5-2-2.5 लाख रुपया तक का खर्च आता है। वो खर्च तो उसी के लिए कर रहे हैं ना, वहीं वहां के जहाज चलते हैं, सारा दुनिया के लोग जाता है फिर लौटता है। तो कहीं न कहीं चाहे वो रिलीजन के माध्यम से हो या इंडस्ट्री के माध्यम से हो या किसी भी तरीके से हो, जहां मजबूत हो गए वहां पर धन का दोहन होता है, वहां जाता है। अगर भारत भी मजबूत नहीं रहेगा तो भारत की संपत्ति जाएगी। तो उसी मजबूती के लिए जो विदेशी आते हैं वो लूट के ले जाते हैं, चाहे वो पुर्तगाली आए हो, चाहे अंग्रेज आए हो, चाहे फ्रेंच आए हो, कोई भी विदेशी आया तो देश के धन को ले गया, देश के संपत्ति को ले गया, देश के धरोहर को ले गया। अब वो जाता भी नहीं, लेकिन वो तो हमारे देश में कुछ नेता ऐसे बने कि उनको हर तरीके से विरोध किए, और अंग्रेजों की सेना में ही जो भर्ती हमारी सेना थी उन्होंने भी विरोध किया। तो ऐसी स्थिति में जो है आपका पूरा का पूरा सीमाई क्षेत्र अभी सुरक्षित है, जो 75 से 1606 किलोमीटर का है। और इसके लिए हमारे यहाँ कई प्रकार की सेना है, कई प्रकार की टेक्नोलॉजी है। जल सेना है, इसी ढंग से तटरक्षक दल है हमारे पास, ये तटरक्षक कोस्ट गार्ड इसको बोलते हैं। इसके माध्यम से हवाई निगरानी भी हम लोग करते हैं अपने सीमा का, और मिसाइल वगैरह भी रखे हैं, परमाणु पनडुब्बियां भी हम लोग रखे हुए हैं, जो कलवरी नाम से आप जानते होंगे कि भारत में है। हमने रसिया से भी कुछ किराए पर लिया है, जिससे हम अपने जल क्षेत्र की सुरक्षा कर सकें। और इस तरीके से कई पनडुब्बियां हमारी है जो जल में डूबी हुई है, और जब जरूरत पड़ता है तो बाहर निकलेगी और खटाखट उसमें से अस्त्र शस्त्र भरना शुरू करता है, और दुश्मनों के जो है हम लोग धज्जी उड़ा देते हैं। 1999 में हमारी पूरी सेना तैयार थी पाकिस्तान का गर्दन झाड़ने के लिए, लेकिन हुआ क्या, कारगिल संघर्ष के समय की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय अरब सागर में जब हमारी सेना चलती मार्च कर रही बंगाल की खाड़ी से, तो अमेरिका का वहाँ जो है डियागो गार्सिया क्षेत्र है यहाँ पर, वहाँ पर अमेरिका का अपनी सेना रहती है। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान पर ऑलरेडी हमला कर रहे हैं, और यदि आप भी हमला करते हो तो हमारे दोनों सेना में कब टकराहट हो जाए, ऐसी में दिक्कत होगा, हमको अफगान अभियान यहाँ से करने दीजिए। और रही कारगिल का तो आप निपटिए, सीमा के अंदर में रख के संघर्ष जरूरी नहीं है। अब हम लोग भी देखिए कि उतना ज्यादा सैन्य शक्ति से क्षमतावान अमेरिका से उलझना ठीक नहीं है, और वो आतंकवाद के विनाश के लिए काम कर रहा है, उसमें बाधा पैदा करना भी ठीक नहीं है। तो हमने जो है मात्र थल सेना का प्रयोग किया, अन्यथा हम जल सेना भी रवाना कर देते, वायु सेना भी रवाना कर देते। वायु सेना थोड़ी सी मदद की थी, सुखोई 2000 ना आपके मिराज 2000 के माध्यम से लेजर गाइडेड मिसाइल हम लोगों ने दागा था, और इस प्रकार जो है हम लोग नियंत्रण में कर पाए थे। कारगिल संघर्ष हम लोग जीत लिए थे, और प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों के माध्यम से कई देश मिलकर जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन हमारी भारतीय सेना की जो जवान होती है अपने शहादत के बदौलत भी इस देश के इस विविधता को अक्षुण्ण बनाए रखी। निश्चित रूप से हमारा ये क्षेत्र भी पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन एक तस्वीर और मैं दिखाता हूँ जो आपके जल क्षेत्र के सुरक्षा से थोड़ा सा अलग है। इसको देखेंगे तब थोड़ा पता चलेगा आपको कि कहाँ है वो। देखिए है ये विश्व का मैप। अब इसमें देखेंगे
कि न केवल हम यहीं से सुरक्षा देते हैं, हमारी सुरक्षा बाहर भी होनी चाहिए। ये आपका इंडिया है, मोटे तौर पर आप देखिए यही आपका इंडिया है और इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ अकेला तो इंडिया नहीं है, इसको बहुत सारे सामान की जरूरत है। कुछ हम लोग अपने माल को यहाँ से ऐसे घुमा कर लाते हैं, कुछ माल को लाल सागर होकर ऐसे हम लोग निकाल देते हैं, कुछ जो है माल को हम लोग जो अमेरिका वगैरह से है इस तटीय क्षेत्र से होकर ऐसे घुमा कर इंडिया ला देते हैं। कुछ क्षेत्र जो है डायरेक्ट अमेरिका के इस तटीय क्षेत्र होकर घूमकर यहाँ से आ जाता है। तो जब तक जल क्षेत्र सुरक्षित नहीं रहेगा, न हम अपने उत्पादन को विदेशों में भेज सकेंगे और न विदेशी उत्पाद को भारत में ला सकेंगे। अगर विदेशी उत्पाद को न लाएंगे तो हमारे बहुत सारी आवश्यकताएं हैं मूलभूत या उद्योग के लिए जो कल पुर्जे हैं वो नहीं ठीक हो पाएंगी, और दूसरे की जो प्रोडक्शन देते हैं उसके लिए भी इंटरनेशनल मार्केट में हम नहीं भेजेंगे तो इंटरनेशनल मनी नहीं मिलेगी, तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट खरीदेंगे कैसे। तो ये जरूरी है। अब यहाँ देखिए ये चीन है। अब ये चीन करता क्या है कि इस क्षेत्र से आने पर ये बैन करने की कोशिश कर रहा है, यानी रोक लगाकर चाहता है कि हमको कमीशन मिले, कोई भी जाए तो हमारा क्षेत्र है हमको टैक्स दे। इसी ढंग से इधर भी कुछ चाइना जो है इधर अपनी पड़ाव डाल चुका है जहां तहां। अब इधर से भी कोई माल अगर जा रहा है तो कह रहा है का ये जो है हमको चाहिए, टैक्स चाहिए, ये मेरा क्षेत्र है गजब। तो हमारी सेना वहां पर विश्व के सेना से मिलकर और मदद पहुंचाती है। हमारे जब तेल आते हैं बहुत से अरब कंट्री से, उन तेल को रास्ते में उड़ाने की कोशिश की जाती है जहाजों को। आतंकवादी धमकी देते हैं कि सुरक्षित तब जाने देंगे आपका तेल टैंकर जब आप हमें कमीशन देंगे, अन्यथा हम कब्जा कर देंगे। तो देखे होंगे हमारे जो कई सेनाध्यक्ष थे, इन्होंने वहां ऑपरेशन किया था और 150 जहाज जो हमारे अफ्रीका के तट पर बंदी बना दिए गए थे उन सब जहाजों को मुक्त करवा कर लाया था। तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं, वहां भी डिफेंस की जरूरत पड़ती है, और किसी दूसरे देश से हम मंगा रहे हैं वहां भी डिफेंस की जरूरत पड़ती है। तो न केवल हम अपने तटीय सीमा की रक्षा करते हैं, बल्कि हम जहां जहां हैं वहां वहां अपनी रक्षा करते हैं। ये तो तय है, मोदी चाहे महंगाई बढ़ाए चाहे सस्ता करे, जो करे, ये क्या जरूरी है कहना किसी की पढ़ाई करना या शिकायत करना, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि विश्व के किसी भी कोने में अगर भारतीय हैं तो इस सरकार में सुरक्षित है। सवाल ही नहीं होता कि भारतीय अगर फंसे हो, कहीं दिक्कत हो। हमने देखा अभिनंदन पाकिस्तान में हमला करने गए थे, सुरक्षित आ गए। अभी यूक्रेन में हमारे लोग फंसे थे, सब सुरक्षित आ गए। कहीं भी इंडिया के लोग रह रहे, विश्व थर-थर कांप रहा है हमारी सेना से, क्योंकि सीधे कह रहे कि अगर तुमको नहीं हिम्मत है हमारे लोगों को लाने का, हमारी सेना जा रही है लड़ाई। तो हमारी सेना जब जाकर लाएगी तो देख भी लेगी कि उनका डिफेंस कमजोर है, और वैसी स्थिति में तब हम अपना कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमारी जो डिफेंस है वो बहुत बढ़िया आज की स्थिति में है, और इसमें जल सेना में अनेक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। पनडुब्बियां चाहिए, आपके कोस्ट गार्ड के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, इसी ढंग से स्टीमर चाहिए, इसी ढंग से थर्मोमीटर चाहिए जिससे समुद्र की गहराई माप सके, सोनार चाहिए दुश्मनों के जहाज का ध्यान रख सके, रडार चाहिए जिससे दुश्मनों के जहाज कहाँ जा रहे हैं उसका पता लगा सके। इन सब इंस्ट्रूमेंट का विकास ही आपको जल सेना का तकनीकी विकास कहा जाता है। तो आते हैं कि करके पॉइंट नोट करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।